प्रश्न संख्या 19 से 22 दिए गए परिच्छेद पर आधारित हैं। परिच्छेद में मनुष्य और उसके संस्कृत के पारस्परिक संबंधों की चर्चा की गई है, विशेषकर बहुसंस्कृतवाद के संदर्भ में। हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 19, परिच्छेद के अनुसार 4 कथन दिए गए हैं और आपसे आप पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है संस्कृत मनुष्य के व्यक्तित्व में अंतर्निहित होती है। दूसरा कथन बहुसंस्कृतवाद के समर्थकों ने अक्सर इसका गलत अर्थ ही निकाला है। तीसरा कथन मनुष्य के पास संस्कृत को अस्वीकार करने का विकल्प होता है। चौथा कथन यह आवश्यक है कि विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे की सहायता करें। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पहले कथन के संदर्भ में इस पंक्ति को देखा जा सकता है कि यह अर्थ नहीं है कि संस्कृत से उसका निर्धारणवादी रिश्ता है और वह अपनी संस्कृत से ऊपर नहीं उठ सकता है, बल्कि कहने का अर्थ यह है कि संस्कृत उसे निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वह उसके कुछ प्रभावों को कम कर सकता है, किंतु पूरी तरह संस्कृत से मुक्त नहीं हो सकता और अपनी संस्कृत के नज़रिए से दुनिया को देखता है। इसके अनुसार कथन एक सही है। दूसरे कथन के संदर्भ में हम इस पंक्ति को देख सकते हैं कि इसकी 2 केंद्रीय अंतर्दृष्टि हैं। कभी कभी इसके समर्थकों द्वारा प्रत्येक का गलत अर्थ निकाला जाता है, इसलिए यदि इस पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जाना है तो इसे ध्यानपूर्वक पुनर्निर्मित किए जाने की आवश्यकता है। अक्सर गलत अर्थ निकाला जाता है बहुसंस्कृतवाद का, ऐसी कोई चर्चा परिच्छेद में नहीं है, कभी कभी की बात की गई है। तो इस प्रकार कथन 2 गलत है। कथन 3 भी गलत है। इसके लिए हम इस पंक्ति का संदर्भ ले सकते हैं कि संस्कृति उसे विरासत में मिली हो, अर्थात मनुष्य को विरासत में मिली हो, या संस्कृति जिसे मनुष्य ने बिना किसी आलोचना के अपनाया हो, या संस्कृति जिसे मनुष्य ने संजीदगी से अपनाया हो, या दुर्लभ मामलों में एक ऐसी संस्कृति जो मनुष्य जानबूझकर अपनाता है। तो इससे पता चलता कथन 3 भी गलत है। कथन 4 के संदर्भ में हम इन पंक्तियों को देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कृत में भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं और जिंदगी की बेहतरी के विजन की अभिव्यक्ति होती है। चूंकि प्रत्येक संस्कृति मनुष्य की क्षमताओं एवं भावनाओं का बहुत छोटा हिस्सा ही व्यक्त करती है, अतः मनुष्य को समग्रता में बेहतर ढंग से जानने के लिए अन्य संस्कृतियों की मदद लेनी पड़ती है, जिससे कि इसके बौद्धिक और नैतिक क्षितिज में विस्तार किया जा सके। इससे पता चलता है कि कथन 4 सही है और इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है, अर्थात कथन 1 और 4 सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। 2 निष्कर्ष दिए गए हैं और पूछा गया है कि दोनों में से कौन सा निष्कर्ष वैध है, या दोनों ही निष्कर्ष वैध हैं, या दोनों निष्कर्ष वैध नहीं है। अर्थात 2 कथन निष्कर्ष के रूप में दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा सही है, या कौन से सही है, दोनों सही नहीं है। तो पहला निष्कर्ष या पहला कथन कि अधिकांश मनुष्य उस संस्कृत को अपना लेते हैं जो उन्हें विरासत में मिली है, या उसमें विचारपूर्वक संशोधन करते हैं। दूसरा निष्कर्ष कि मनुष्यों के पास अपने स्वयं के विवेक के आधार पर संस्कृत को अस्वीकार करने का अधिकार है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम पुनः परिच्छेद के इस पंक्ति पर विचार कर सकते हैं। प्रथम कथन के संदर्भ में कि संस्कृत उसे विरासत में मिली हो, या संस्कृत जिसे मनुष्य ने बिना किसी आलोचना के अपनाया हो, या संस्कृत जिसे मनुष्य ने संजीदगी से अपनाया हो, या दुर्लभ मामलों में एक ऐसे संस्कृत जो मनुष्य जानबूझकर अपनाता है। इससे पता चलता है कि निष्कर्ष 1 वैध है अथवा कथन 1 सही है। दूसरा कथन वैध नहीं है, दूसरा निष्कर्ष वैध नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई चर्चा परिच्छेद में नहीं की गई है। तो इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 कि बहुसंस्कृतिवाद द्वारा प्रदान की जाने वाले मुख्य अंतर्दृष्टि क्या है। तो इस 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, यह उन राजनीतिक मान्यताओं की व्याख्या करते हैं जो समाज को परिभाषित और निर्मित करती हैं। विकल्प बी, यह मनुष्य को संस्कृत से पृथक होने का मार्ग दिखाने हेतु महत्वपूर्ण है। विकल्प सी, इसमें निहित जटिलताओं के कारण इसके समर्थकों को भी इसे पूर्ण रूप से समझना मुश्किल होता है। विकल्प डी, संस्कृत मनुष्य के लिए एक अनिवार्यता है और प्रत्येक मनुष्य इससे प्रभावित होता है।
तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। इसके लिए हम प्रश्न की इन पंक्तियों का संदर्भ ले सकते हैं। सबसे पहले विकल्प ए के संदर्भ में देखें। इस पंक्ति को बहुसंस्कृतिवाद न ही किसी राजनीतिक सिद्धांत की योजना और न ही दर्शन शास्त्र के किसी संप्रदाय के सिद्धांतों जिसमें मानव के धरती पर उद्भव को समझा जा सकता है, अपितु मानव जीवन का यथार्थ दृष्टिकोण है। इससे पता चलता है विकल्प ए सही नहीं है। विकल्प बी भी सही नहीं है कि यह मनुष्य को संस्कृत से पृथक होने का मार्ग दिखाने तो महत्वपूर्ण है, तो सीधे सीधे खारिज किया जा सकता है, सीधे सीधे गलत है, बिल्कुल असंगत है परिच्छेद से। विकल्प सी के संदर्भ में इस पंक्ति को देखा जा सकता है कि इसका यह अर्थ नहीं है कि संस्कृत से उसका निर्धारणवादी रिश्ता है और वह अपनी संस्कृत से ऊपर नहीं उठ सकता है, बल्कि कहने का अर्थ यह है कि संस्कृत उसे निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वह उसके कुछ प्रभावों को कम कर सकता है, किंतु पूरी तरह से संस्कृत से मुक्त नहीं हो सकता और अपने संस्कृत के नज़रिए से दुनिया को देखता है। इस प्रकार विकल्प सी भी सही नहीं है, किंतु विकल्प डी सही है। इसी पंक्ति के अनुसार जिसका भी मैंने संदर्भ लिया परिच्छेद से, इससे पता चलता है कि मनुष्य संस्कृत मनुष्य के लिए अनिवार्यता है और मनुष्य इससे प्रभावित होता है। मात्रा कम या अधिक हो सकती है, ये और बात है। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 कि परिच्छेद के अनुसार मनुष्य, एक शब्द दिया गया है वाक्यांश के रूप में और उसके आगे 4 कथन या दिए गए हैं विकल्पों के रूप में या कथनों के रूप में या वाक्यांश के रूप में। सबसे सही बात होगी पहला, उस संस्कृत से निर्मित हैं जो उन्हें अपने जन्म से मिली है, जिसे उन्होंने अपनी स्वेच्छा से चुना है। दूसरा, उस संस्कृत के मूल्यों के प्रति अविवेकी होते हैं जो उन्हें दी जाती है। तीसरा, अपने ऊपर अधिरोपित सांस्कृतिक परंपराओं के बंधन से मुक्त होने में सक्षम होते हैं। और चौथा, कि अपने जीवन के सांस्कृतिक पहलू के बारे में निंदात्मक होते हैं। तो यदि पहले कथन के संदर्भ में यदि हम इस पंक्ति को देखें कि कहने का अर्थ यह है कि संस्कृत उसे निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, अर्थात मनुष्य को वह उसके कुछ प्रभावों को कम कर सकता है, किंतु पूरी तरह संस्कृत से मुक्त नहीं हो सकता। इससे पता चलता कथन एक सही है। दूसरा कथन सही, दूसरा कथन कि उस संस्कृत के मूल्यों के प्रति अविवेकी होते हैं जो उन्हें दी जाती है, ऐसी कोई चर्चा परिच्छेद में नहीं की गई है। तीसरे और चौथे कथन का भी परिच्छेद में कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि ये परिच्छेद में की गई चर्चा से असंगत हैं, उसके अनुसार नहीं है। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है, अर्थात केवल कथन एक सही है।